नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कस्टम लॉ के सेकंड चैप्टर टाइप्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी के अंदर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कस्टम लॉ के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट किया है जहां पर मैंने बुनियादी तौर पे फाउंडेशन लेवल पे आप सभी को कस्टम ड्यूटी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा, सर कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब भी आप लोग गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते वक्त या एक्सपोर्ट करते वक्त आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, एक ड्यूटी पे करना पड़ता है, जिसको आप लोग यहाँ पे कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। और स्पेसिफिकली कस्टम ड्यूटी अपने आप में एक इनडायरेक्ट कैटेगरी का टैक्स होता है। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा और हमने देखा यहाँ पर आप लोग कस्टम एक्ट 1962 की बात करते हैं और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 की बात करते हैं। अब काफी बच्चों को लगता है सर जो ये कस्टम एक्ट है अपने आप में केवल और केवल, या मैं कहूँ कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी का मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्लीज 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 मेक श्योर करके इन पॉइंट को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाइएगा कि कस्टम जो आपका ड्यूटी है वो केवल और केवल रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स नहीं है। बल्कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपका कस्टम ड्यूटी नहीं होगा और कोई भी आपका फॉरेन कंट्री है जो हिंदुस्तान के अंदर गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, अगर वो एक ज्यादा मात्रा में गुड्स को एक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एक्सपोर्ट कर देता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारी जो आपकी एक तरीके से जो लोकल इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकती है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सर कस्टम ड्यूटी करता है, या आप लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आपका कस्टम एक्ट आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव ये भी निकल के आता है, अगर आप लोग इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को, यानी कि गुड्स के इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो वहां पर कस्टम ड्यूटी का, कस्टम एक्ट का होना जरूरी है। तो एक ये आपका एक तरीके से तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी आप लोग कह सकते हैं, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर रेस्ट्रिक्टेड हैं, या आप लोग कह दीजिए जो हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्टिव से हार्मफुल रहने वाले हैं। तो इन हार्मफुल और रेस्ट्रिक्टेड गुड्स को अगर आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहां पर भी काफी हद तक हमारी कस्टम ड्यूटी, कस्टम एक्ट हेल्प करता है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर जब भी आप लोग यहाँ पे कस्टम ड्यूटी के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है ही कि ये आपका रेवेन्यू जनरेट करके देता है हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को। लेकिन इसके अलावा जितनी भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी हमारी मदद करता है। और लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कह सकते हैं, सर जितने भी आपके हार्मफुल एंड रेस्ट्रिक्टेड गुड हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सर कहीं ना कहीं कस्टम एक्ट करता है। या दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी हमारी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मदद करती है। ठीक है, तो ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है कि सर जब भी आप लोग कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं तो कस्टम ड्यूटी केवल और केवल रेवेन्यू जनरेट करने के प्रोस्पेक्टिव से इंपोज नहीं की जाती है, बल्कि और भी काफी पैरामीटर है जहां पर हम लोग उन चीजों को कंसिडरेशन में रख के कस्टम ड्यूटी को इंपोज करते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो आज की क्लास का, आज के वीडियो लेक्चर का एजेंडा रहने वाला है। दैट इज द टाइप ऑफ द कस्टम ड्यूटी। देखिए, कस्टम ड्यूटीज को आपको पढ़ना है और यहाँ पर मल्टीपल सेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग यहाँ पे आपके कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग बात करते हैं और आपके कस्टम एक्ट 1962 को लेकर के बात करते हैं, तो मोटा मोटा आप लोग कह सकते हैं कि सर हमारे पास कुल मिलाकर के 14 ऐसे टाइप है कस्टम ड्यूटी के और सेस के, जिनको हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 और कस्टम एक्ट 1962 देयर आर 14 ड्यूटीज एंड सेस जो आपके हिंदुस्तान के अंदर लेवी किए जाते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो इन 14 में से कोई भी 1 2 3 4 के ऊपर शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एक एक कैटेगरी को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर के अंदर डाले गए हैं, क्योंकि ये हमारा वन शॉट लेक्चर रहने वाला है, तो मैं आप सभी को न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, 99% पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर भी आपको शॉर्ट नोट क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उनको आपको अच्छे से समझना है। अब हम बात करते हैं इन 14 में से सबसे पहली ड्यूटी की, जिसका टाइटल है बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी को यहाँ पर बीसीडी के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि शॉर्ट एब्रीविएशन इसका क्या रहता है, बीसीडी रहता है। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी की अगर आप लोग बात करते हैं, तो जब भी आप लोग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा जो आपका बीसीडी है उसका ताल्लुकात तो बहुत हद तक इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स के केस में रहता है, और कुछ केसेस में ये एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी है, बीसीडी है, वो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द केस में आपको कहां पर देखने को मिलेगा, जब भी आप लोग गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो बीसीडी का जो फाउंडेशन है ना, वो चार्जिंग सेक्शन, दैट इज द सेक्शन नंबर 12 जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, उसके बिहा पे तैयार किया गया है। और बीसीडी एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बिहा पे और भी मल्टीपल जो कैलकुलेशन आप लोग करके चलते हैं, या आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की अगर आप लोग बात करते हैं, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी अपने आप में आपका प्राइमरी ड्यूटी होता है, जो किसके ऊपर लागू होता है, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लागू होता है। मैंने बताया ना, ये किसके ऊपर लागू होगा सर, मैक्सिमम केस में आपको इंपोर्टेड गुड्स का जिक्र मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कुछ सर्टेन केसेस ऐसे हैं जहां पर एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स के केस में भी आपको कस्टम ड्यूटी या बेसिक कस्टम ड्यूटी देखने को मिलेगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस आपको कौन से मिलेंगे सर, इंपोर्टेड गुड्स वाले मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया इट इज इम्पोज्ड अंडर द सेक्शन 12, मैंने बताया था चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 12, तो इसको इम्पोज किया जाता है अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट, एंड द रेट आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। ध्यान दीजिएगा, आपका एक होता है कस्टम टैरिफ एक्ट, जिसको आप लोग सीटीए के नाम से जानते हैं। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, हमें दो शेड्यूल पढ़ने पड़ते हैं। कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर शेड्यूल नंबर 1 पढ़ना पड़ता है और शेड्यूल नंबर 2 पढ़ना पड़ता है। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आपको इंपोर्ट टैरिफ की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, और शेड्यूल 2 के अंदर आपको एक्सपोर्ट टैरिफ की एक्सप्लेनेशन दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है सर, जो भी गुड्स को आप लोग इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर आपकी ड्यूटी का रेट क्या रहेगा, किस दर से आपका ड्यूटी इंपोज किया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको सीटीए 1975 के शेड्यूल 1 के अंदर दिया गया है। और अगर आप लोग शेड्यूल 2 की बात करते हैं, तो जब भी आप लोग एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स करते हैं, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली किस रेट का ड्यूटी इंपोज किया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको कहां पे देखने को मिलता है सर, शेड्यूल 2 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बेसिक कस्टम ड्यूटी को जब भी आप लोग कैलकुलेट करते हैं, तो जो आपका एसेसेबल वैल्यू बनता है, एसेसेबल वैल्यू मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, एसेसेबल वैल्यू के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट करना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, दिस ड्यूटी इज जर्नली कैलकुलेटेड ऑन द एसेसेबल वैल्यू। मैंने बताया ना, किसके बिहा पे कैलकुलेट की जाती है सर, एसेसेबल वैल्यू के बिहा पे कैलकुलेट की जाती है। और एसेसेबल वैल्यू का एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 14 के अंदर देखने को मिला था, जो हम लोगों ने अपने चैप्टर 1 के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आगे देखिए, इट फॉर्म्स द बेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द अदर ड्यूटीज। मैंने पहले ही बताया, जितनी भी अलग अलग तरीके की और ड्यूटीज बनेंगी ना, उनका बेस कौन रहेगा सर, आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी रहेगा। तो पहले आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी समझ में आना चाहिए। एक बार आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी समझ में आ गया, तभी आप लोग आगे की अलग अलग ड्यूटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीसीडी की बात करते हैं, तो क्या जनरेट करना है सर, रेवेन्यू जनरेट करना है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और जितनी भी आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उनको क्या प्रोवाइड करना है सर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। समझ में आया? तो इट्स ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द बीसीडी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो किस सेक्शन के अंदर ये चार्ज किया जाता है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग इनकी कैलकुलेशन की जाती है, एसेसेबल वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। और प्लीज प्लीज मेक श्योर करके इस पॉइंट को जरूर याद कीजिएगा कि सर, जो आपका बीसीडी है वो बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगता है, और कुछ कुछ सर्टेन केसेस के अंदर, स्पेशल केसेस के अंदर बीसीडी को इंपोज किया जाता है एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर। ठीक है, जब आप लोग एक बार बीसीडी को पढ़ लेते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी को पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद मैं आप सभी को एक काफी इंपॉर्टेंट आपकी कस्टम ड्यूटी पढ़ाने वाला हूं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको चीजें विजिबल होंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला जो आपका ड्यूटी बनता है, दैट इज द सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ध्यान दीजिएगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसका शॉर्ट
एब्रिविएशन क्या रहेगा सर, आपका SWS रहेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब इसका जो आपका कैलकुलेशन है ना, वो BCD के बिहा पे किया जाएगा। जब भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है कि सर आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज निकालना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको BCD फाइंड आउट करना पड़ेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर आपको डायरेक्टली 10% इंप्लीमेंट करना। बेसिक कस्टम ड्यूटी आया, उसका 10% अगर आप लोग निकाल लेते हैं, तो वो जो 10% है वो क्या कहलाएगा सर, आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज का मतलब क्या होता है सर, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, आपकी एक सोशल वेलफेयर स्कीम बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपका एक कौन सा स्कीम है, सोशल वेलफेयर स्कीम है। अब उस सोशल वेलफेयर स्कीम को फिनांस प्रोवाइड करने के लिए, पैसा प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक आपका ड्यूटी बनाया, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कहते हैं। अब इस सोशल वेलफेयर सरचार्ज के अंदर जितना भी पैसा आता है, वो किसको फिनांस करता है, जो आपका सोशल वेलफेयर स्कीम है उसको फिनांस करता है। तो पूरा का पूरा पैसा वहां पे चला जाता है। और याद रखिएगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज अपने आप में जो आपने ड्यूटी इंपोज किया, जो आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोज किया है, उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज ए सरचार्ज, ये आपका एडिशनल चार्ज है लेविड ऑन द अमाउंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। समझ में आया, ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, जो आपका कस्टम ड्यूटी का अमाउंट बनता है उसके ऊपर आपका SWS कैलकुलेट किया जाता है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विद इफेक्टिव ऑफ द 2 फरवरी 2018, ये आपको याद रखना है। इट इज जर्नली कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ द 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी। मैंने बताया था ना, आपका जो बेसिक कस्टम ड्यूटी बनता है, जो आपका BCD बनता है, उस BCD का कितना परसेंट लेके चलेंगे, 10% लेके चलेंगे सर, वो क्या बन जाता है, आपका SWS बन जाता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज बन जाता है। बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे देखिएगा, द पर्पज ऑफ द लेवी ऑफ द सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज टू फिनांस सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बताया ना, क्या है, यहाँ पे आपको एक तरीके से फिनांस प्रोवाइड करना है। किसको फिनांस प्रोवाइड करना है, जो गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर स्कीम है उसको। ठीक है ना, अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट SWS यानी कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज नॉट लेविड ऑन द IGST। याद रखिएगा, जब भी आप लोग इंपोर्ट या आप लोग बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के केस में वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, और उस केस में आपका IGST लगता है, आप सभी जानते हैं। तो आपका IGST के ऊपर आपका ये वाला जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, ये कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी है ना, उसके ऊपर चार्ज होगा। यानी कि जब भी आप लोग यहाँ पे SWS को कैलकुलेट करेंगे, तो आपको IGST वाला कंपोनेंट एक्सक्लूड करके चलना है, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। और क्योंकि आप लोग IGST के कंपोनेंट को यहाँ पे इंक्लूड करके नहीं चलते हैं, तो यहाँ पे SWS के केस में जो आपका ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू मैं सरचार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक अपने अपने सरचार्ज होता है, जो गवर्नमेंट लेवी किया जाता है अमाउंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी के ऊपर, इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट ऑफ द 2 फरवरी 2018, ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सेकंड तरीके की कस्टम ड्यूटी है जो हमें पढ़नी थी। अब अगर आप लोग थोड़ा आगे चलेंगे, तो न्यूमेरिकल आपका कई बार पूछा जाता है ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है, दैट इज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सभी जानते हैं इसको, आप लोग IGST के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, IGST से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल पूछी जा सकती है, लेकिन उसके चांसेस केवल और केवल लेस देन 1% रहने वाले हैं। लेकिन मेरा काम आपको पढ़ाना है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को पता होगा, मैंने काफी डिटेल में आप सभी को समझाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको चीजों को क्लियर करूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी को याद हो तो सर, मैंने आपको सप्लाई पढ़ाया था। सप्लाई GST के अंदर काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रोल प्ले करता है। अब सप्लाई के नेचर की बात करते हैं, तो आपके सप्लाई का 2 तरीके का नेचर होता है। एक आपका इंटर स्टेट सप्लाई होता है, जानते होंगे आप सभी, ठीक है ना। एक आपका क्या होता है सर, आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। आप सभी को याद होगा, इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर क्या होता है, जब भी आपका सप्लायर और रेसिपेंट 2 अलग अलग स्टेट से ताल्लुकात रखते हैं, यानी कि यहाँ पे सप्लाई जो होगा बिटवीन द 2 डिफरेंट स्टेट होगा, तो वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जहां पे सप्लाई बिटवीन द सेम स्टेट रहता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका इंट्रा स्टेट होगा। तो इंट्रा स्टेट के केस में आप सभी ने क्या पढ़ा था सर, आपका एक CGST का कंपोनेंट आएगा, एक आपका
आपका एसजीएसटी का कंपोनेंट आएगा, और जो भी आपका स्पेसिफाइड रेट है जैसे 18% है तो 18% का आपका 9% सीजीएसटी और आपका एसजीएसटी के हिस्से में चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इंटर स्टेट की बात करते हैं तो इंटर स्टेट के केस में आपका कौन सा जीएसटी लगता है सर? आपका आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, जो कहां पे चला जाता है सर? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इंटर स्टेट सप्लाई का मीनिंग क्या है? जब भी आप लोग इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, किसको करते हैं? गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, तो आपका सप्लायर का लोकेशन कोई और जगह है, आउट ऑफ द इंडिया है, और आप रेसिपेंट का जो लोकेशन है वो इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पे कायदे से आपका जो सप्लाई का नेचर है वो कौन सा बना है सर? इंटर स्टेट सप्लाई बना है, और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आपका क्या लगेगा सर? आईजीएसटी लगता है। समझ में आया? अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो आप सभी को पता है उसके ऊपर जीरो टैक्स लगता है, आप सभी को पता है गुड्स के केस में, ठीक है? तो यानी कि अब अगर आप लोग इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगा। अब जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आईजीएसटी, आईजीएसटी इज लेविड ऑन द इंपोर्ट्स अंडर द सेक्शन 37, ये याद रखिएगा, सीटीए कस्टम टैरिफ एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 है, जिसके अंदर आईजीएसटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये सबसे जरूरी लाइन है, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इज ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई। मैंने बताया ना, जो आपका इंपोर्ट ऑफ द गुड्स है उसको ट्रीट किया जाता है एज ए इंटर स्टेट सप्लाई अंडर द जीएसटी framework, and therefore IGST is charged in addition to the custom duty। ऐसा नहीं है कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी के एडिशन में आपको क्या देखने को मिलेगा सर? आईजीएसटी देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू विच इंक्लूड द एसेसेबल वैल्यू। सबसे पहले याद रखिएगा, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए सर? आपको एसेसेबल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? एसेसेबल वैल्यू चाहिए, प्लस में जो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया है, लेकिन यहाँ पे आईजीएसटी को एक्सक्लूड किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग इंटीग्रेटेड आईजीएसटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका जो एसेसेबल वैल्यू बनता है प्लस में जो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया है, सबको सम करके तब आप लोग अपना आईजीएसटी को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड द की फीचर ऑफ द आईजीएसटी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। मैंने बताया जब आप आईटीसी पे करते हो तो आपका क्या, आपका जो सॉरी आपका आईजीएसटी पे करते हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका आईटीसी अवेलेबल होता है, एंड देयर बाय एंश्योरिंग दैट देयर इज ए नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्स। और यहाँ पे ये चीज एंश्योर किया जाता है कि कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है, क्योंकि आप लोग ये आईटीसी क्लेम कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके कास्केडिंग इफेक्ट को क्या करता है? रिड्यूस करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज 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 मेक श्योर करके ध्यान दीजिएगा, आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट बच्चों को काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर हमें कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्या कस्टम ड्यूटी के साथ लगेगा, तो हम कैलकुलेशन किसके बिहाफ पे करेंगे? तमाम चीजों को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे अगर आप लोग आपका केएम बंसल वाला किताब यूज करते हैं, वीके सिंघानिया के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके की न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7.2 है। मे भी आपके किताब के अंदर थोड़ा डिफर कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक न्यूमेरिकल को एक्सप्लोर करते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एग्जैक्टली फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे कि सर इस तरीके की न्यूमेरिकल को आपको कैसे सोल्व करना, ठीक है? यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले, माय डियर फ्रेंड्स, हमको मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। सर हमें एसेसेबल वैल्यू दिया गया है, तो एसेसेबल वैल्यू आप लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात करें, एसडब्ल्यूएस की बात करें या आईजीएसटी की बात करें, वो हमें चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है, आपने इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट के केस में आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है, याद कीजिएगा, ठीक है? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके यूएस डॉलर के अंदर अमाउंट दिया गया है, इंपोर्ट के ऊपर कितना अमाउंट है सर? एसेसेबल वैल्यू का कितना अमाउंट था? $10,000 है। एंड यहाँ पे ये भी दिया गया है सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है? आपका 10% है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसेसेबल वैल्यू के ऊपर ही आपका जो बीसीडी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, वो कैलकुलेट होता है। अगर आपका 10,000 एसेसेबल वैल्यू है तो उसका 10% 1,000 हो जाएगा। $1,000 आपका क्या बनने वाला है सर? आपका बीसीडी बनने वाला है। और यहाँ पे एक्सचेंज रेट दिया गया है, डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना है सर? आपका $1 है वो आपका 67 रुपीज के इक्वल है। इसका मतलब
10,000 को अगर आप लोग 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एसेसेबल वैल्यूज इन रुपीज मिल जाएगा, और 1,000 जो हमने कैलकुलेट किया था 10,000 का 10% जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, 1,000 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 67,000 वो आपका बीसीडी बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको क्या गिवन है सर, आपका आईजीएसटी गिवन है, कितना जाएगा 12% जाएगा, और जो आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज है वो कितना जाएगा 10% जाएगा। आपको क्या करना है, द आईजीएसटी एंड द टोटल कस्टम ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, आपको इनकी जो कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट करना है और आईजीएसटी को कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं सर, एसेसेबल वैल्यू कितना है 10,000 यूएस डॉलर है। एक यूएस डॉलर का कीमत 67 रुपीज है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी की तो वो 10% है, तो 10,000 का 1,000 डॉलर हो जाएगा, 10% उसको 67 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आईजीएसटी 12% जाता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना जाता है 10% जाता है, और ये जो 10% है ये बीसीडी का होता है, मैंने पहले भी बताया। तो सर एग्जैक्ट किस फॉर्मेट के अंदर हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं वो आज की क्लास का एजेंडा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आएगा नहीं लेकिन आ जाता है, तो हम लोग किस तरीके से इसको टैकल करेंगे। ऊपर मैंने पर्टिकुलर लिखा हुआ है, नीचे मैंने अमाउंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले मैं एसेसेबल वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, जो भी आर्टिकल आपने इंपोर्ट किया है। तो हमारे पास टोटल कितने यूएस डॉलर थे, 10,000 यूएस डॉलर थे, एक का कितना है 67 प्राइस है। तो आप लोग क्या करेंगे, 10,000 डॉलर को 67 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंडियन रुपीज के अंदर हमारे पास इंपोर्ट का एसेसेबल वैल्यू कितना आ जाएगा 6,70,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, बेसिक कस्टम ड्यूटी को जब भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको एसेसेबल वैल्यू के बिहा पे कैलकुलेट करना है। तो एसेसेबल वैल्यू आपका कितना है सर, 6,70,000 है। उसका अगर आपका 10% अगर आप लोग निकालते, क्वेश्चन के अंदर दिया 10%, तो 6,70,000 का 10% निकालेंगे तो 67,000 आ जाएगा। अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आईजीएसटी को बाद में कैलकुलेट किया जाएगा, अब आपको एसडब्ल्यूएस कैलकुलेट करना है, क्योंकि एसडब्ल्यूएस आप लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द बीसीडी, याद होगा ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी के बिहा पे आप लोग क्या करते हैं सर, आपके आपका जो एसडब्ल्यूएस है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे प्लस आपको करना है सोशल वेलफेयर सरचार्ज को। अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना दिया हुआ है सर, 10% दिया हुआ है, तो बीसीडी का 10%, बीसीडी कितना है 67,000 है, इसका 10% कितना आ जाएगा 6,700 आ जाएगा। बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अभी अभी मैंने सिर्फ 3 कैलकुलेशन की है, एसेसेबल वैल्यू को इंडियन रुपीज में कैलकुलेट किया ताकि हम लोग कैलकुलेशन को कर पाए। हम लोगों ने बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाल लिया 10%, 6,70,000 का 60,000 हो जाएगा 67,000, और उसके बाद जो आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% दिया हुआ है 67,000 का कितना बनेगा सर, ये आपका 6,700 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी कि हमें केवल ड्यूटी की बात करनी है ना, तो ड्यूटी कितना हो जाता है, टोटल कस्टम ड्यूटी हमारा 73,700 हो जाता है। 67,000 के अंदर 6,700 ऐड करेंगे तो टोटल ड्यूटी कितना हो जाएगा 73,700 हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ड्यूटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, एसेसेबल वैल्यू को प्लस करना है ड्यूटी के अंदर, और उसके ऊपर आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करना, समझ में ना, मैंने पहले बताया था आईजीएसटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सर ये आपका टोटल अमाउंट हो गया है। अगर आप लोग इसको, इस टोटल अमाउंट को 73,700 को एसेसेबल वैल्यू के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लाख, आपका 70,000 था, प्लस में 73,700 करेंगे तो आपका 7,43,700 हो जाएगा। याद रखिएगा ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर आपका आईजीएसटी 12% कैलकुलेट होगा। इसका मतलब इस अमाउंट के ऊपर मेरे को 12% कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग 12% निकालते हैं 7,73,700 का, तो ये बनता है 89,244, यानी कि आपका 89,244। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने कौन कौन सा टैक्स पे किया है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक तो हमने टोटल आपका 73,700 पे किया है, एक हमने 89,244 पे किया है, 89,244 पे किया है। अगर आप लोग दोनों को टोटल कर देते हैं तो हमारे पास, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे टोटल लैंडेड कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो सबको ऐड करेंगे तो आपका 8,32,944 हो जाएगा। लेकिन हमें तो टोटल कस्टम ड्यूटी निकालना था। अगर आप लोग देखेंगे एसडब्ल्यूएस और बेसिक सरचार्ज वगैरह को लगाएंगे तो 73,700 बना था। अलोंग विद हमने देखा हमारा जो आईजीएसटी का कंपोनेंट है कितना बना 89,244 बना। टोटल करते हैं तो 1,62,944 बनता है। ये वो अमाउंट है माय
डियर फ्रेंड, जो आपका किस में चला जाएगा, टोटल कस्टम ड्यूटी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक स्टेप को फॉलो करके ना अपने दिलो दिमाग और जहन में बैठा करके आपको कैलकुलेशन करना। समझ में आया? तो एसेसिबल वैल्यू का इस्तेमाल करके आपको सबसे पहले बीसीडी कैलकुलेट करना होता है, और एक बार आपने बीसीडी को कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने एसडब्ल्यूएस को कैलकुलेट किया, एसडब्ल्यूएस को कैलकुलेट करने के बाद आपने आईजीएसटी के कंपोनेंट को कैलकुलेट किया, और जो भी बातें आपसे पूछी गई है उन तमाम बातों का आप सभी ने एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इस तरीके की न्यूमेरिकल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछ ली जाए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस तरीके की न्यूमेरिकल को टैकल करने में आप सक्षम होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके कस्टम ड्यूटी बनती है उनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप की चीजें क्लियर रही होंगी, आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आप सभी को समय रहते मिल सके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम एक और आपके कस्टम ड्यूटी को पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी द जीएसटी कंपनसेशन सेस। आई होप कि आप सभी ने इसका जिक्र पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर देखा होगा ऑफ द जीएसटी। देखिए, मैंने बताया था, अगर आप सभी को याद हो तो सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाली पेज ले लेता हूं, जहां पे मैं आपको चीजों को अच्छे से समझा पाऊं। यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक प्री जीएसटी एरा था, याद है सभी को, हमारा क्या था सर, आपका प्री जीएसटी एरा था, यानी कि एक ऐसा टाइम था जो जीएसटी से पहले का था। ये आपका वो फाइल लाइन है जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, 1 जुलाई 2017 कहते हैं, जब आपका हिंदुस्तान के अंदर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर आपका जो जीएसटी है वो एक तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया था। और यहाँ पे ये जो आपका स्टेज है ये क्या आ गया है सर, आपका आफ्टर जीएसटी आ गया है। तो मैं क्या कह रहा हूं सर, ये आपका आफ्टर जीएसटी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपके स्टेट की अगर आप लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट्स के अंदर है ना मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, जो आपके प्री जीएसटी एरा से पहले जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। अब हुआ क्या, 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर आपका जीएसटी आ गया, क्योंकि कोई भी नया टैक्स जब इंपोज किया जाता है, नया टैक्स जब आपका लाया जाता है, लागू किया जाता है, तो उसको एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी के साथ एक तरीके से अप्लाई कर पाना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनी, एक पॉसिबिलिटी बनी कि जब आप लोग आईडीटी से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से जब आप लोग जीएसटी के ऊपर स्विच होते हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू लॉस फॉर द स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे किस चीज की पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के अंदर, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर जो रेवेन्यू आता है अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वहां पे रेवेन्यू लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे ये बोला गया, हम रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे जिस भी स्टेट का जितना रेवेन्यू का लॉस होता है ना, हम उसको कंपनसेट करेंगे फ्रॉम द जीएसटी कंपनसेशन सेस। माने ये आपका जो जीएसटी कंपनसेशन मैकेनिज्म होता है, जहां पे जिस भी गवर्नमेंट का, यहाँ पे 5 साल का टाइम पीरियड रखा गया था, याद होगा आपका 2017 से, ठीक है, फिर वो आपका लॉकडाउन के चलते एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस कब काम आता है सर, ये आपका काम आता है जब भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो गया था इन द पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द जीएसटी। जब भी आप लोग टैक्स की बात करते हैं, ट्रांजिशन ऑफ द टैक्स की बात करते हैं जीएसटी के केस में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस चीज को हर्जाना भरने के लिए ना आपका एक जीएसटी कंपनसेशन सेस है जिससे उसको पेमेंट किया जाता है। तो यही वो आपका जिक्र है जिसको यहाँ पे आपको काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना है। समझ में आया, ये जो जीएसटी सेस का जो पैसा है वो कहाँ पे जाता है, ये आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है जिनका रेवेन्यू लॉस हो गया था जीएसटी के ट्रांजिशन टाइम पीरियड के टाइम पे, उनको कंपनसेट करने के लिए ये वाला पैसा काम आता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस एज लेविड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। याद रखिएगा, जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है उसका सेक्शन 3 और सबसेक्शन 9 के अंदर किसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है सर, आपके जीएसटी कंपनसेशन सेक्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात है सर, ये जो आपका कंपनसेशन सेस है ना, ये आपका स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम के ऊपर लगता है। याद रखिएगा, किसके ऊपर लगता है, स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम के ऊपर लगता है। एंड जितने भी आपके सिन गुड है, सिन गुड का मतलब जैसे आपके तंबाकू के प्रोडक्ट हो गए, पान मसाला हो गया, और भी जो आपके मोटर व्हीकल है, जो भी आपके एक्सपेंसिव मोटर व्हीकल है, उनके ऊपर अलग से आपको एक सेस देना पड़ता है जिसको आप लोग जीएसटी कंपनसेशन सेस
के नाम से जानते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर, कंपनसेट करना स्टेट को फॉर एनी लॉस ऑफ द रेवेन्यू अराइजिंग ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से अगर किसी भी स्टेट का रेवेन्यू लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट करना, ये किसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर, आपके जीएसटी कंपनसेशन सेस का मेन ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा। इट इज कैलकुलेटेड इन एडिशन टू द आईजीएसटी एंड अदर ड्यूटीज। ध्यान रखिएगा, इसको कैलकुलेट किया जाता है एडिशन में, यानी कि ऐसा नहीं है ये लग गया तो वो नहीं लगेगा। आपकी जो कस्टम ड्यूटीज है सॉरी वो भी लगेंगी और आपका जीएसटी भी लगेगा, अलोंग विद आपका क्या लगेगा, ये आपका कंपनसेशन सेस है, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये भी आपका लगेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आप अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सके। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और तरीके की ड्यूटी को पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एडिशनल ड्यूटी ऑफ द कस्टम अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ द सीटीए 1975 कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 के अंदर किसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है सर, एडिशनल ड्यूटी ऑफ द कस्टम देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपका एडी बताया था, एडी अगर आपको याद हो, चलो अभी मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट प्रोवाइड फॉर ए वेरियस टाइप ऑफ द एडिशनल ड्यूटी, यानी कि और भी जो एडिशन में ड्यूटी आती है उन एडिशनल ड्यूटी की बात हो रही है, विच वर मेनली डिजाइन टू काउंटर बैलेंस इंटरनल टैक्स इन इंडिया, जो कि इनको बैलेंस करने के लिए प्रोवाइड की गई है सर, काउंटर बैलेंस करने के लिए इंटरनल टैक्सेस इन इंडिया के अंदर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीजों पर हम लोग गौर फरमाएंगे सर। सबसे पहले आपको एडिशनल ड्यूटी अंडर द सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पढ़ना है, इसके अलावा आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर द सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपका ये आपका सीडी हो जाएगा, यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो जाएगा, इसको आप लोग सीवीडी के नाम से जानते हैं। अगर आपको याद हो तो एसएडी और सीवीडी का रिप्लेसमेंट हो गया था। अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने बताया था जीएसटी के अंदर आपके कस्टम ड्यूटी है उसके ऊपर तो इंपैक्ट नहीं आया था, लेकिन आपका सीवीडी है जिसको आप लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं, और आपका एसएडी है जिसको आप लोग स्पेशल एडिशनल ड्यूटी बोलते हैं, इनका एक तरीके से रिप्लेसमेंट हो गया था। तो ये वही वाला पार्ट है, मैंने बताया था ना आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सॉरी। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए एडिशनल ड्यूटी अंडर द सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं, तो ड्यूटी इज इक्विवेलेंट टू द सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी। ठीक है ना, जो भी आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ना उसके इक्विवेलेंट कौन है सर, आपका एडिशनल ड्यूटी है। दैट वुड हैव बीन पेएबल इफ द गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये कब लगता है सर, अगर आपका गुड्स क्या होता है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। इट्स पर्पस इज टू एंश्योर a level playing field between the imported and the domestically produced good। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना, कोई समझने वाली बात नहीं है, केवल अगर वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको एक मोटा मोटा डेफिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अपना उस टॉपिक के ऊपर समय बर्बाद नहीं करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर द सेक्शन 3 की बात करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ड्यूटी इज इम्पोज टू द काउंटर बैलेंस एनी सब्सिडी प्रोवाइड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है अगर सब्सिडी प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टिंग के ऊपर तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग सीवीडी की बात करते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी की बात करते हैं ऑन द गुड्स। इट प्रिवेंट फॉरेन प्रोड्यूसर फ्रॉम द गेनिंग एंड अनफेयर एडवांटेजेस। ये किसको प्रिवेंट करता है, फॉरेन प्रोड्यूसर को अनफेयर एडवांटेजेस इन इंडियन मार्केट में एक तरीके से इस चीज से प्रिवेंट करता, बचाव करता। ठीक है, तो काउंटर वेलिंग जो आपकी ड्यूटी होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, काउंटर बैलेंस करना है जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है अगर वो कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैंने बताया था आपका एक एसएडी आएगा, एसएडी का मतलब क्या था, मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म रहता है सर आपका स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। अब ध्यान दीजिएगा, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी का क्या मीनिंग होता है, दिस ड्यूटी was earlier levied to the counter balance sales tax। सेल्स टैक्स के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा वैल्यू एडिशन टैक्स आता था। ठीक है ना, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एप्लीकेबल ऑन द डोमेस्टिक गुड, ये किसके ऊपर लगता था सर, डोमेस्टिक
गुड के ऊपर लगता था। हाउएवर आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी, मैंने बताया जीएसटी के इंट्रोड्यूशन के बाद दिस ड्यूटी इज लार्जली लॉस्ट इट्स रेलिवेंस, इस ड्यूटी ने क्या कर दिया, अपना रेलिवेंस लॉस्ट कर दिया, एंड हैज बीन विड्रॉन इन द मोस्ट केसेज, और मैक्सिमम केसेस के अंदर इसको विड्रॉ कर लिया गया। जो जो आपका सीवीडी है, याद रखिएगा, जो आपका सीवीडी है और आपका एसएडी है, ये दोनों एक तरीके से रिप्लेस हो गए हैं आफ्टर द जीएसटी। किसने रिप्लेस कर दिया है सर, इनको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। प्लीज मेक श्योर करके इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना, ठीक है। जो भी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जितनी भी आप लोग यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पढ़ने वाले हैं वो बेहद आसान रहेगी, और केवल गो थ्रो करना माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग गो थ्रो करते हैं तो डेफिनेशन आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, आपको आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी, और पेपर के अंदर आप अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। आगे आपका जो ड्यूटी आएगा सर, ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी का जो इम्पोज है वो अंडर द सेक्शन 6 एंड अंडर द सेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग होता है। एक तो बात ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको कौन रिकमेंड करता है सर, टैरिफ कमीशन रिकमेंड करता है। तो ये आपका जो स्पेसिफिकली अगर आप लोग बात करते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटी, तो स्पेशल रिकमेंडेशन ऑफ द टैरिफ कमीशन इंपोज किया जाता है, ठीक है। दीज ड्यूटीज आर नॉट नेसेसरीली बेस्ड, याद रखिएगा, ये नेसेसरीली बेस्ड नहीं होती है ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बट आर इम्पोज्ड प्योरली एज ए पॉलिसी मेजर। इनको एज ए पॉलिसी मेजर इंपोज किया जाता है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इंटरेस्ट इंडस्ट्रीज को फ्रॉम द कंपटीशन, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल आप लोग कह सकते हैं जो आपका प्रोटेक्टिव ड्यूटीज है वो कहाँ कब इंपोज की जाती है, इंपोज अंडर द सेक्शन 6 and 7 ऑफ द CAT 1975 on the recommendation of the tariff commission. These duties are not mandatory or necessarily based on the unfair trade practices, but are imposed purely as a policy measure to protect the domestic industries from फॉरेन कंपटीशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। इमरजेंसी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी के टाइम में कौन कौन सी पावर होती है। सबसे पहली बात है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर के भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। और इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन आपके सेक्शन 8 के अंदर, जो आपका क्या है, आपका CAT 1975 है, उसके सेक्शन 8 के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इम्पोज और इंक्रीज द एक्सपोर्ट ड्यूटी। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर सकती है या इंपोर्ट कर सकती है इन द केस ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन। किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, सच एज ए शॉर्टेज ऑफ द गुड्स, जिस सिचुएशन के अंदर जैसे आपकी गुड्स की शॉर्टेज हो गई है किसी भी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, आप इस तरीके का एग्जांपल ले सकते हैं। दिस हेल्प इन एंश्योरिंग दैट एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स विद इन द इंडिया। यानी कि आप लोग कह सकते हैं अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दोनों पावर होती हैं, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंपोज कर सकते हैं, न केवल इंपोज कर सकते हैं बल्कि वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन था। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको याद क्या रखना है, आपका सेक्शन 8A याद रखना है। सेक्शन 8A का एक्सप्लेनेशन क्या है सर, यहाँ पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और यहाँ पे लिखा गया है अंडर दिस प्रोविजन द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी अर्जेंटली इफ इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। अगेन इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो अपनी जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए, अपनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए, अगर इन द सिचुएशन कोई भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, कोई क्राइसिस आ जाता है, तो ये अपने हिसाब से जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ड्यूटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज है जो आपको याद रखनी है सर, सेफ गार्ड ड्यूटी। ध्यान रखिएगा, सेफ गार्ड ड्यूटी का इंपोज होता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8B। याद रखेंगे, सेक्शन 8B के अंदर ऑफ द CAT 1975 किसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सेफ गार्ड ड्यूटी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, देयर इज ए सडन एंड द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंपोर्टेंट दैट में हार्म द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। यानी कि सेफ गार्ड ड्यूटी का क्या मतलब होता है, एकदम ऐसा कुछ हो जाए
है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सडन इंक्रीमेंट आ जाए, इंक्रीज आ जाए इंपोर्ट के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा माल इंपोर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा माल इंपोर्ट हो रहा है, जिनकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खतरे में आ सकती है। तो इस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने के लिए ना जो ड्यूटी इंपोज की जाती है वो क्या कहलाती है, सेफ गार्ड ड्यूटी कहलाती है। और याद रखिएगा, इट इज ए टेम्परेरी मेजर इंटेंट टू गिवन टाइम, ये आपका टेम्परेरी मेजर है जो इंटेंट करता है क्या करने के लिए, समय देने के लिए, किसको, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, कि वो एडजस्ट कर सके कंपटीशन को। ठीक है, इन शॉर्ट में हमारी जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए ड्यूटी इंपोज की जाती है। केवल इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के नहीं पढ़ना है, एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से मोर देन सुफिशियंट रहने वाला है। ठीक है, अब अगली ड्यूटी की अगर आप लोग बात करते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, सब्सिडाइज्ड आर्टिकल के अंदर काउंटर वेलिंग ड्यूटी मैं पढ़ा चुका हूं वैसे तो, जब भी आपका कोई भी गवर्नमेंट है एक्सपोर्ट के ऊपर, कोई भी फॉरेन कंट्री है वो अगर आपका सब्सिडी देता है तो उस केस में आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ड्यूटी इज इम्पोर्ट अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट ऑन द गुड्स दैट आर सब्सिडाइज्ड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। द पर्पज इज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सच ए सब्सिडी, ये किसका इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, सर सब्सिडी के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इसको इंपोज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी फॉरेन की कंट्री है, ठीक है ना, वहां पे कोई माल बन रहा है, वो हिंदुस्तान के अंदर माल इंपोर्ट करते हैं बहुत बड़े स्केल के ऊपर, और वहां का जो प्राइस है ना उससे डाउन करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा अगेन डोमेस्टिक जो आपका इंडस्ट्री है वो खतरे में आ जाता है। इस चीज को एक तरीके से सेफ गार्ड करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगाया जाता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज लेविड अंडर द सेक्शन 9 है, ये ध्यान रखना है, सेक्शन 9A के अंडर आता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, of the custom tariff act when the goods are exported to the India, जब गुड्स क्या किया जाता है, अच्छा एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर क्या होता है, गुड्स जब एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं टू द इंडिया एट ए प्राइस लोअर देन देयर नॉर्मल वैल्यू इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो उनका प्राइस है उससे लोअर लेवल पे अगर वो किसी और कंट्री के अंदर सेल किए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर की सिचुएशन के अंदर दिस प्रैक्टिस इज नोन एज डंपिंग, इस प्रैक्टिस को आप लोग डंपिंग कहते हैं, एंड ये आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म कर सकती है। This duty is imposed to prevent unfair trade practices and protect the Indian manufacturer। इंडियन मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने के लिए ये आपका इंपोज किया जाता है। तो प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी जब होता है जब आप लोग हिंदुस्तान का कोई प्रोडक्ट है बाहर लोअर प्राइस के ऊपर सेल करते हैं किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए, यानी कि आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको सेफ गार्ड करने के लिए हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इतनी जो चीजें हैं आपको क्लियर रही होंगी। अभी आपका बहुत छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, लेस देन हम 10 मिनट के अंदर इस सेशन को कंक्लूड करने वाले हैं। उसके बाद ये आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड लास्ट चैप्टर आप लोग बोल सकते हैं एंटायर सिलेबस का, या आप लोग कह सकते हैं कस्टम लॉ का या कस्टम एक्ट का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक बातें आपको क्लियर रही होंगी, चाहे ठीक है ना। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और फटाफट से अगली 5-7-10 मिनट के अंदर हम लोग इस सेशन को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अगला एक और आपको जो सेश पढ़ना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सेस है, ये ड्यूटी नहीं है, तो ये क्या है, रोड एंड कस्टम ड्यूटी सेस रहेगा, ये सॉरी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस रहेगा। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये जो आपका सेस है ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था विद इफेक्टिव फ्रॉम द 2 फरवरी 2018, ये आपको याद रखना है, एंड इट इज लेविड ऑन द सर्टेन इंपोर्टेड गुड्स। ये किसके ऊपर लागू होता है, कुछ सर्टेन इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लागू होता है, इस चीज के ऑब्जेक्टिव के साथ कि ये फिनांस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, एंड पर्टिकुलरली रोड एंड हाईवेज, ठीक है ना, रोड एंड हाईवेज से जुड़े हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनके अंदर ये क्या करेगा, फिनांस करेगा। तो जो आपका रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है वो कहां पे यूज होता है, सर जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उनके ऊपर भी आपको रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही आपको एक छोटा सा ये आर्टिकल है, नेशनल क्लैमिटी आपकी क्या है, कंटिजेंट ड्यूटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नेशनल क्लैमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, इसको आप लोग एनसीसीडी के नाम से जानते हैं, इज लेविड ऑन द सर्टेन गुड, ये भी कुछ ही गुड्स के ऊपर लागू किया जाता है, टू जनरेट
फंड्स फॉर मीटिंग द एक्सपेंस अराइजिंग आउट ऑफ ए नेचुरल क्लाइमेटीज और ए डिजास्टर। जो भी आपके नेचुरल क्लाइमेटीज होते हैं या डिजास्टर होते हैं उस टाइम पे जो हेल्प की जाती है वो कहाँ से हेल्प की जाती है, एनसीसीडी से हेल्प की जाती है। उसमें पैसा कहाँ से आ जाता है, नेशनल क्लाइमेटी कंटिजेंट ड्यूटी से पैसा आता है, ठीक है। इट इज जनरली इम्पोज्ड ऑन ए स्पेसिफिक नोटिफाइड गुड्स। ये कुछ स्पेसिफिक नोटिफाइड गुड्स के ऊपर लागू किया जाता है, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो हम उन नोटिफाइड गुड्स को एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं। एंड सर्व एज ए सोशल ऑब्जेक्टिव, और इसको कैसे सर्व किया जाता है सर, सोशल ऑब्जेक्टिव की तरह सर्व किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी आपका नेचुरल डिजास्टर अगर हो जावे, कोई दुर्घटना हो जावे, ठीक है ना, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, उस टाइम पे जो भी आपको फाइनेंशियल हेल्प की जाती है वो इसी फंड से हेल्प की जाती है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हेल्थ सेस के ऊपर आ जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे जो पैसा है वो किससे ताल्लुकात रखने वाला, हेल्थ सेस से। तो इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था 27 मार्च 2020 से, विद इफेक्टिव फ्रॉम द 27 मार्च 2020 ऑन द इंपोर्ट ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस। याद रखिएगा जो आपका हेल्थ सेस है वो किसके ऊपर लगता है, केवल और केवल मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर लगता है। और इसका पर्पस क्लियर है कि आपको प्रमोट करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। किसको प्रमोट करने का काम है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, किसके अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, और रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट, ठीक है। तो बहुत बेसिक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस ने। एक बार आप लोग सेशन को देखने के बाद नोट्स को गो थ्रो करेंगे ना, आई एम 100% डैम श्योर कि आपको 101% क्लियर हो जाएगा और आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से एक अच्छा खासा आंसर अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट सेस। इसको आप लोग शॉर्ट में एआईडीसी के नाम से जानते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 में, एंड इट इज लेविड ऑन द सर्टेन इंपोर्टेड गुड्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एंड दिस सेस इज सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू द स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द ऑल 14 टाइप ऑफ द कंप्लीट कस्टम ड्यूटीज एंड द सेस, जिनको हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में जाकर के समझने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि आपको चीजें क्लियर रही होंगी और एक तरीके की न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट की जाती है वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और एक छोटा सा प्यारा सा जो वन शॉट लेक्चर था, जिसको आप लोग चैप्टर नंबर 17 बोलेंगे अगर आप लोग एंटायर जीएसटी एंड कस्टम लॉ की बात करते हैं, और केवल कस्टम लॉ के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 था जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी। वो आपको समझ में आया होगा। अगेन सेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।